नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in the city of भोपाल. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कुछ नया है और कई लोग इसे बड़ा रहस्यमय टेस्ट जैसा देखते हैं और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हैं. और ये है डबल मार्कर टेस्ट. आजकल बहुत सुना होगा आपने, सब लोग सब डॉक्टर्स डबल मार्कर टेस्ट करवा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर्स तो सभी करवाते ही हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट होता क्या है. डबल मार्कर टेस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट है जिसमें कि 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन तक का जो टाइम है, उसमें बच्चे की एक सोनोग्राफी होती है जिसमें कुछ खास दो चीज़ें देखते हैं. एक है एनटी मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और एक है एनबी मतलब नेजल बोन. तो इसको एनटी एनबी स्कैन भी कहते हैं इस स्टेज पे. और ये दो चीज़ें जो हैं उस टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. हालांकि इस सोनोग्राफी के टाइम पे देयर अदर थिंग्स ऑल्सो, जब बहुत सारे और भी मैल्फॉर्मेशंस हैं जो कि हमें इस स्टेज पे पता चल जाते हैं. लेकिन डबल मार्कर टेस्ट के लिए हमें ये दो ही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनटी और एनबी. अब ये एनटी एनबी होता क्या है, थोड़ा सा मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगी आपको, शायद आप समझ सकें कि ये बच्चे के नेक में के पीछे की जो स्किन होती है उसकी मोटाई ये नापते हैं एक अल्ट्रासाउंड कैलिपर से. नॉर्मली इस स्टेज पे 1 mm से 2.8 mm तक रहती है ये, पर अगर ये 3.5 mm से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एबनॉर्मल मानते हैं. ये है एनटी. और एनबी होता है नेजल बोन, कि नेजल बोन दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये देखना ज़रूरी है. दूसरा कंपोनेंट है इसका ब्लड टेस्ट का. ब्लड टेस्ट में भी दो चीज़ें देखी जाती हैं. एक है एक हार्मोन है जिसको फ्री बीटा एचसीजी कहते हैं, और दूसरा है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, या उसको ए जिसको पेपेक नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं. ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में ये चेंज हो जाते हैं हार्मोन लेवल्स. जो बीटा एचसीजी लेवल है वो बढ़ जाता है और पेपे है वो कम हो जाता है. ये तो डिटेल्स जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर ये दोनों जो टेस्ट हैं ये ज़रूरी हैं इसमें. अब ये टेस्ट जो है इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि कोई खाली पेट करना है या कुछ, ये ब्लड टेस्ट कभी भी हो सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों टेस्ट साथ साथ लिए जाते हैं और इनके बीच में 24 घंटे से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने आज सोनोग्राफी कराई और 3 दिन बाद फिर वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. उन 24 आवर्स के अंदर ये दोनों चीज़ें हो जानी चाहिए. और इसके लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि कभी भी आप दे सकते हैं, खाना खाया है या नहीं, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. जब ये ब्लड टेस्ट भेजा जाता है तो उसके साथ एक फॉर्म फिल किया जाता है. उस फॉर्म में जो जानकारी है वो बहुत सही करेक्ट जानकारी होनी चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि पेशेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ. अब वहाँ पे एक कॉलम होता है डेट ऑफ बर्थ, और कभी कभी पेशेंट्स अपनी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं. सॉफ्टवेयर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ. वो आपकी एक्चुअली डेट क्या है वो जानने की ज़रूरत है. तो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा उसका वेट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी रेस क्या है, आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है, या फिर कोई डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है आपको, या प्रेगनेंसी आईवीएफ से तो नहीं हुई है. और अगर आईवीएफ से हुई है तो उसमें डोनर एग तो नहीं यूज़ हुआ है. जो अक्सर महिलाएं जो हैं उस चीज़ को छुपाती हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी तो बता देंगी लेकिन डोनर एग यूज़ हुआ है ये नहीं बताएंगी. और क्योंकि अगर डोनर एग यूज़ हुआ है तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डोनर की होगी, ना कि उस महिला की, क्योंकि एग जो है वो तो डोनर से आया है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, और जिससे कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपना काम ठीक तरह से कर सके और कैलकुलेशन में आपका रिस्क कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक आ सके. ना ये
जानने के बाद कि ये टेस्ट क्या है, अब हमें जानना है कि हमें क्यों करवाते हैं, क्यों आजकल सबको ये इम्पोर्टेंट लगता है कि करवाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा एक कंडीशन जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, इसमें आपने देखा होगा कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास अवरुद्ध हो जाते हैं और बच्चे बहुत स्लोली और मेंटली रिटार्डेड बच्चे बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलते रहते हैं, ना तो फिजिकली ठीक से डेवलप हो पाते हैं और ना ही मेंटली। इसकी भी ग्रेडेशंस होती हैं डाउन सिंड्रोम की, कोई बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, कोई कम सीवियर होते हैं, पर दे आर नॉट वेरी नॉर्मल चिल्ड्रन एंड इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि सारी लाइफ उनको देखना, क्योंकि उनकी एडल्ट लाइफ तक जाती है। अब यूं तो देखिए there are 5000 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हो सकती हैं, लेकिन हम लोग 3 खास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में टेस्टिंग करते हैं। एक है क्रोमोसोम नंबर 13, एक है 18 और एक है 21। अब थोड़ा सा मैं आपको ये आइडिया देना चाहूँगी, जो लोग बायोलॉजी वगैरह नहीं जिन्होंने ली और पढ़ी है उनको शायद समझना मुश्किल हो। किसी भी सेल के अंदर बहुत, उसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं उनको आगे ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं जो कि आपकी बॉडीली फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं बॉडी के, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। किसी भी नॉर्मल सेल में there are 23 pairs of chromosomes, 22 pairs ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम्स हैं वो आपके बॉडीली स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और सेक्स क्रोमोसोम है वो आपके जो सेक्स है वो डिटरमिन करता है और उससे रिलेटेड फंक्शंस को डिटरमिन करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे 22 पेयर्स तक क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, और ये एक्स और वाई, ये एक मेल का है क्रोमोसोमल एनालिसिस। अब आप इसमें देखेंगे कि सब में पेयर्स हैं, ये 2 2 2 2 2 2 में ही हैं सारे। अगर इसमें ये 21 पेयर है यहाँ पे, जिसमें 2 देखें आप देख रहे हैं, अगर ये 2 की जगह यहाँ पे 3 हो जाए तो ये ट्राइसोमी कहलाता है। ट्राइसोमी 21 दैट विल लीड टू एबनॉर्मेलिटी, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह से ये क्रोमोसोम 13 है, यहाँ पे अगर 3 हो जाए तो ये पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्रोमोसोम 18 में 3 हो जाए तो ये एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। हैं तो बहुत इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सिंड्रोम्स, लेकिन ये एबनॉर्मेलिटीज ज़्यादा कॉमन है, तो इनको हम एंटीनेटली रूटीनली सब पेशेंट्स में स्क्रीन करते हैं, जिससे कि ये हमें पता चल जाए एक्चुअली बच्चा होने से पहले या ऐसी स्टेज पे जहाँ कि हम अगर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो गई है तो हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकें। कई दफ़े बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं फैमिली की, वो ये ऑब्जेक्शन क्रिएट करती हैं कि ये सब आजकल तो डॉक्टर्स अननेसेसरी बहुत टेस्ट करवाते रहते हैं, हमारे ज़माने में भी तो बच्चे पैदा होते थे ये सब बिना किए हुए। हाँ, ये कुछ हद तक बात ठीक भी है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा हमें कि पहले जब एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते थे, मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली रिटार्डेड, तो उनको लेके सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी पूरा एक कष्ट उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उस चीज़ को हम अगर रोक सके तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। अब इस टेस्ट के लिए हमें कौन कौन महिलाएं हैं जिनको हमें ज़रूरी जिनका कराना है। सबसे पहले तो वो महिलाएं जिनकी उम्र ज़्यादा है, 35 ईयर्स और मोर। आजकल पढ़ाई और करियर के वजह से बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो अपना चाइल्ड बेयरिंग डिले करती जाती हैं, तो 35 और उसके आसपास पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली लेडीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों में तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी महिलाएं जिनको पहले कभी कोई कंजेनिटली मैलफॉर्म बेबी हो चुका है या फिर डाउन सिंड्रोम या कोई और इस तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो चुकी हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनकी फैमिली में
अगर किसी की फैमिली, क्लोज फैमिली मेम्बर्स में ये किसी तरह का कोई मेंटली एबनॉर्मल या फिजिकली एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इन महिलाओं को तो करवाना ही है, वैसे तो सबको करवाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत महंगा टेस्ट है और को ऐसे रूटीनली नहीं करवाना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, पर हाँ, ये दोनों टेस्ट मिला के करीब 4000 रुपीज़ का इसका खर्चा आता है। अगर कोई महिला बहुत यंग है और उसके देयर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री, उसकी कोई पर्सनल हिस्ट्री भी ऐसी नहीं है और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो उनको फिर अवॉइड कर सकते हैं। पर अदरवाइज़ इट्स बेटर कि वो सभी केसेस में इसको करवा लिया जाए। अब हम ये जानेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। हमने टेस्ट तो करवा लिया, अब कैसे इंटरप्रिटेशन होगा। बहुत ये कॉम्प्लेक्स सा टेस्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स को मिला के और एक कंप्यूटराइज वे में एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया जाता है और उस मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे जो लेबोरेटरीज हैं वो एक कट ऑफ तैयार करती हैं कि इस कट ऑफ से नीचे जो है वो लो रिस्क है और इस कट ऑफ से ऊपर जो है वो हाई रिस्क है। मान लीजिए जैसे कट ऑफ आपने 1 in 250 डाउन सिंड्रोम का लिया, अगर उससे लो आता है, लो उसमें आता है कट ऑफ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी डन, प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू लाइक दैट। अगर कट ऑफ हाई आता है, मान लीजिए 1 in 50 आ गया किसी महिला का, तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा एबनॉर्मल ही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर सिमिलर डाटा 50 महिलाओं का हो तो उसमें से एक को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है। तो इन ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि फिर एक फर्दर टेस्ट करते हैं हम लोग, जिसको हम कोरियन बायोप्सी कहते हैं या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जहां हमको फीटल टिश्यू मिल जाता है और उस फीटल टिश्यू की फिर ये क्रोमोसोमल एनालिसिस होती है। जब फीटल टिश्यू की ये क्रोमोसोमल एनालिसिस होगी तो हम एक एक सभी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को देखते हैं और उससे मालूम पड़ जाता है कि ये है कि नहीं है, उसमें 21 ठीक है, 18 ठीक है, 13 ठीक है या नहीं है। पूरा चांस है कि 1 in 50 का भी जिसको महिला को हुआ है तो 1 in 49 चांस तो यह है कि उसको नॉर्मल ही निकलेगा। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इंडिकेशन ये है कि आप इसको आगे करवाना चाहिए। जब भी ऐसा होता है, कंफर्म हो जाता है, तो फिर हम उस पर्टिकुलर केस में उस महिला को इस बात की सलाह देते हैं कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाएं। ऐसा नहीं है कि ये मजबूरी है कराना। अगर कोई महिला ये डिसीजन लेती है कि नहीं, हमको नहीं करवाना, डिस्पाइट नोइंग कि इस बच्चे में एबनॉर्मलिटी है, ये उन कपल की अपनी चॉइस है और वो उसको बराबर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और फिर अगले हफ्ते फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।